हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हब में। मैं देवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको केंद्रक के बारे में। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं देवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हब में। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको न्यूक्लियस के बारे में, केंद्रक के बारे में। ठीक है, न्यूक्लियस और केंद्रक के बारे में। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की। इसके अलावा हमने क्या और क्या पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि हरित लवक क्या होते हैं। ठीक है, कोशिका के प्रमुख भाग कितने हैं। ठीक, ये सारी जानकारी हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अगर जिसने भी ये सब नहीं पढ़ा है तो कृपया कर आप उसमें जाएं, प्लेलिस्ट पर जाएं, चेक करें। वहां पर सारा हमने सब कुछ डिटेल में पढ़ाया है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करें, वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें, वीडियो देखें और पढ़ें। इसके आगे क्या करें, आप इस वीडियो को प्ले करें और देखें। ठीक है, आज हम देखते हैं केंद्रक के बारे में, डीएनए के बारे में और आरएनए के बारे में। क्या क्या पढ़ेंगे आज हम, केंद्रक, डीएनए और आरएनए। ठीक, इसमें हो जाएगा कि ये किस किस परीक्षा में इम्पोर्टेंट है, यह किस किस परीक्षा में इम्पोर्टेंट है। अभी क्या है, दिसंबर में एनटीपीसी का एग्जाम है, ग्रुप डी का एग्जाम है, और ये सभी एसएससी के एग्जाम है अक्टूबर में। तो क्या है, ये सभी परीक्षाओं में उपयोगी होंगे। एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, एमपीएसआई और जेल प्रहरी और ऑल अदर स्टेट एग्जाम, ये क्या होंगे, सभी परीक्षाओं में उपयोगी होंगे। शुरू करते हैं केंद्रक। ठीक, केंद्रक क्या है, यह कोशिका का प्रमुख अंग है। केंद्रक क्या है, कोशिका का प्रमुख अंग है। कोशिका के प्रबंधन के यह केंद्रक कोशिका के प्रबंधन के समान कार्य करता है। केंद्रक क्या करता है, कोशिका के प्रबंधन के समान कार्य करता है। केंद्रक द्रव में धागेनुमा संरचना होती है। केंद्रक क्या होता है, ये द्रव बना हुआ है, इसमें कुछ ऐसे धागेनुमा संरचना होती है। ठीक है, केंद्रक द्रव में धागेनुमा पदार्थ के रूप में दिखाई देते हैं, संरचना होती है। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन, इसे ही हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। ये धागेनुमा जो संरचना होती है, इसे ही हम क्रोमेटिन कहते हैं। यह प्रोटीन तथा डीएनए का बना होता है। केंद्रक किसका बना होता है, आपसे बोलेंगे ये इसमें न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर धागेनुमा छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। ये न्यूक्लियस है, इसमें छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। यह किससे बना होता है, प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। ठीक है, न्यूक्लियस या केंद्रक किसका बना होता है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि न्यूक्लियस या केंद्रक किससे बना होता है, तो आप क्या बताएंगे, यह प्रोटीन तथा डीएनए से मिलकर बना होता है। ठीक है, कोश का विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे रूप में संगठित हो जाती है। कोश का विभाजन के समय क्रोमेटिन क्या होता है, जो क्रोमेटिन बना है, जो धागेनुमा संरचना होती है, जब कोश का विभाजन होती है तो ये क्या होता है, क्रोमेटिन सिकुड़कर छोटे मोटे रूप में संगठित हो जाती है। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, छोटे छोटे रूप में क्या हो जाती है, संगठित हो जाती है। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम कहते हैं। प्रत्येक जाति के सभी जीवों की कोशिकाएं केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या के समान होती है। ठीक है, प्रत्येक जाति के सभी जीवों में जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, प्रत्येक गुणसूत्र की संख्या समान होती है। ठीक है, प्रत्येक जाति के, मतलब जाति क्या होती है, अलग अलग डिवाइड होती हैं, तो उन जातियों में गुणसूत्रों की संख्याएं समान होती हैं। गुणसूत्रों की संख्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं। जैसे कि मानव की जाति अलग हो गई, चिंपैंजी, बंदर वगैरह की जाति अलग हो गई, चिंपैंजी की जाति अलग हो गई। ठीक है, तो इनकी जातियों के आधार पर भी गुणसूत्र संख्या के आधार पर बटे होते हैं। ठीक है, जैसे कि मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, चिंपैंजी में 24 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ठीक, तो मतलब जाति के आधार पर गुणसूत्रों की संख्याएं भी बटी होती हैं। ठीक, और बंदर में कितना होता है, 21। याद रखना, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं।
ठीक है। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो आप कैसे याद रखेंगे? 23 जोड़े गुणसूत्र। अगर चिंपैंजी की बात करें तो चिंपैंजी में कितने होते हैं? एक ज्यादा होता है, मानव से एक ज्यादा होता है, इसलिए क्या है, चिंपैंजी ज्यादा समझदार होता है मानव से। ठीक है, चिंपैंजी ज्यादा समझदार होता है मानव से। तो इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? 24 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। बंदर में कितने होते हैं? 21 होते हैं। आगे देखेंगे, गुणसूत्र में जेली के समान गाढ़ा भाग होता है। जो गुणसूत्र बना होता है, ठीक है, गुणसूत्र बना होता है, गुणसूत्र के अंदर क्या पाया जाता है? जेली के समान गाढ़ा पदार्थ पाया जाता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ये अपना मैट्रिक्स है। ठीक है, गुणसूत्र के अंदर जितना भी जो गाढ़ा पदार्थ होगा जेली के समान दिखाई देगा। जेली देखिए आपने, एक जेली चिपचिपी टाइप की होती है, गाढ़ा पदार्थ होता है। ठीक है, आपने देखा होगा दुकानों पे मिलती है, ये अपन सजावट में रखते हैं, क्या करते हैं, सजावट वगैरह घरों में। तो वो जेली के समान एक गाढ़ा पदार्थ होता है, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में परस्पर 2 गुणसूत्र लिपटे होते हैं। मैट्रिक्स जो होती है उस पे परस्पर क्या होते हैं? मैट्रिक्स जो होती है उस पे 2 गुणसूत्र लिपटे होते हैं। ठीक है, जिसे हम क्रोमोनिमाटा कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोनिमाटा कहते हैं। जो गुणसूत्र लिपटे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रोमोनिमाटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोनिमाटा एक अर्ध गुणसूत्र बनाता है। प्रत्येक क्रोमोनिमाटा, ठीक है, प्रत्येक क्रोमोनिमाटा क्या होता है? एक अर्ध गुणसूत्र बनाता है। जैसे, ठीक है, अर्ध गुणसूत्र बनाता है। क्रोमेटिड क्या बनाता है? अर्ध गुणसूत्र मतलब क्रोमेटिड बनाता है। ठीक, प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड का बना होता है। ठीक है, एक गुणसूत्र कितने क्रोमेटिड का बना होता है? 2 क्रोमेटिड का बना होता है। ठीक है, और दोनों क्रोमेटिड एक निश्चित स्थान पर जुड़े होते हैं। दोनों क्रोमेटिड एक निश्चित स्थान, ठीक है, दोनों क्रोमेटिड ऐसा एक निश्चित स्थान पर जुड़े होते हैं। ये स्थान पर जुड़े होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। जिसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक, आया समझ में? इतना तो आया समझ में? कैसे गुणसूत्र जुड़े होते हैं? ये देख लो यहाँ पे, ये इस टाइप के गुणसूत्रों की संरचना होती है। ठीक, ऐसा। ठीक, तो यहाँ पे जो गुणसूत्र जुड़े होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर कहते हैं। आगे देखेंगे, गुणसूत्र पर बहुत से जीन स्थित होते हैं। गुणसूत्र पर बहुत से जीन स्थित होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को भेजते हैं। जो गुणसूत्र बन गए, ठीक है, गुणसूत्र बन गए, गुणसूत्र बनने के बाद क्या होगा? उन गुणसूत्रों पर जीन लिपटे होते हैं या जीन होते हैं। उन गुणसूत्रों पर जीन स्थित होते हैं। जीन काम क्या करते हैं? जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सूचनाओं का स्थानांतरण करना। सूचनाओं का स्थानांतरण करना, इस काम किसका होता है? ये स्थानांतरण का जीन का काम होता है। ये क्या? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को स्थानांतरित करना। इसे ही हम क्या कहते हैं? अनुवांशिक कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? अनुवांशिक कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है? अनुवांशिक कह लेते हैं। इसलिए इन्हें वंशागति का वाहक भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? वंशागति का वाहक। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? वंशागति का वाहक। जो अनुवांशिक जीन होते हैं वो क्या करते हैं? अनुवांशिकी को प्रदर्शित करते हैं, और इन्हीं जीनों को क्या हम क्या बोलते हैं? वंशागति का वाहक। ठीक है, आगे देखेंगे, क्रोमेटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचनाएं दिखाई पड़ती हैं। क्रोमेटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं। ठीक है, जिसे केंद्रका कहते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचनाएं दिखाई देती हैं, जिसे हम केंद्रका कहते हैं। इस केंद्रका में क्या होता है? इस केंद्रका में राइबोसोम आरएनए का संश्लेषण होता है। क्रोमेटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचनाएं दिखाई देती है, जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रका कहते हैं। क्रोमेटिन के अलावा केंद्रक में गोल गोल रचनाएं दिखाई देती हैं, जिसे हम केंद्रका कहते हैं। ठीक है, केंद्रका में राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। केंद्रका में क्या होता है? राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। ठीक है, आरएनए का संश्लेषण होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो क्या करें? आप लाइक करें,
शेयर करें दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग क्या कर सकते हैं, 10-10 लोगों को शेयर कर सकते हैं, तो जिससे कि क्या होगा कि और भी बच्चों को ये वीडियो प्राप्त हो सकेगी, मिल सकेगी, वो भी क्या करेंगे, पढ़ सकेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं डीएनए तथा आरएनए की संरचना। डीएनए तथा आरएनए की संरचना। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक तथा कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में होती है। डीएनए की सबसे अधिक मात्रा किसमें होती है? डीएनए की सबसे अधिक मात्रा होती है केंद्रक में तथा कुछ मात्रा होती है माइटोकॉन्ड्रिया में तथा कुछ मात्रा होती है हरित लवक में। ठीक, डीएनए पॉलीन्यूक्लियाइड होते हैं। डीएनए क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड वर्ड आया तो इसमें क्या क्या होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड में? ठीक, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्यों इंपोर्टेंट है अब ये देखेंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में दो रचनाओं से मिलकर बना होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड दो समूह से मिलकर बना होता है। पहला समूह होता है उसमें न्यूक्लियोसाइड और दूसरा होता है फास्फेट। पहला होता है न्यूक्लियोसाइड और दूसरा होता है फास्फेट। अब इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड में शर्करा पाई जाती है और क्षार पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, शर्करा पाई जाती है और क्षार पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए उसके आगे देखते हैं। क्षार के बारे में पढ़ रहे थे। क्षार, ठीक है, क्षार क्या है? बेस। बेस में क्या होता है, डीएनए में बेस क्षार पाया जाता है। तो ये डीएनए में उपस्थित क्षार 4 प्रकार के होते हैं। आपसे पूछा जाएगा डीएनए में कितने प्रकार के क्षार पाए जाते हैं, तो आप क्या बताएंगे? डीएनए में 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है एडेनिन, ठीक है, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, एडेनिन हो गया। दूसरा होगा गुआनिन, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं, थाइमिन जिसे हम टी से, और साइटोसिन जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, साइटोसिन जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। बेस में क्षार डीएनए में कितने प्रकार के होते हैं? क्षार डीएनए में, तो ये आप बताएंगे 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये 4 प्रकार के क्षार डीएनए में पाए जाते हैं। आगे देखेंगे डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनिन थाइमिन से जुड़ा होता है। ठीक है, डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनिन थाइमिन से जुड़ा होता है तथा गुआनिन साइटोसिन से जुड़ा होता है। ठीक है, डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनिन थाइमिन से जुड़ा होता है तथा गुआनिन साइटोसिन से जुड़ा होता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें एडेनिन जब थाइमिन से जुड़ा होता है तो उसमें हाइड्रोजन के 2 आबंध होते हैं। ठीक है, जब एडेनिन थाइमिन से जुड़ा होता है तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के 2 आबंध होते हैं तथा जब साइटोसिन गुआनिन से जुड़ा होता है, तो इसमें हाइड्रोजन के कितने आबंध होते हैं? 3 आबंध होते हैं। ठीक है, 3 आबंध। सन 1953 में J.D. वॉटसन एवं क्रिक ने, ठीक है, 2 वैज्ञानिक थे। सन 1953 में इन्होंने क्या किया, एक डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल प्रतिपादित की। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने प्रतिपादित की या किसने बनाई, तो आप क्या बताएंगे? यह सन 1953 में J.D. वॉटसन एवं क्रिक ने। ठीक है, J.D. वॉटसन एवं क्रिक ने। कैसी संरचना थी वो? यही संरचना जो सभी लोग पढ़ते हैं 10th क्लास, ऑलमोस्ट 10th 12 सभी क्लासों में पढ़ी जाती है। तो ये क्या है, ये संरचना किसने दी? J.D. वॉटसन एवं क्रिक ने। इसलिए इन्हें यह संरचना प्रतिपादित करने के लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, कब मिला? 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। डीएनए का कार्य देखते हैं, डीएनए काम क्या करता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का कार्य क्या है? डीएनए यह सभी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। डीएनए क्या करता है? सभी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है तथा जीन डीएनए की इकाई है। जीन क्या है? डीएनए की इकाई होती है जो प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करती है। जीन क्या है? डीएनए की एक इकाई है जो प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करती है। आगे देखेंगे आरएनए के बारे में। इतना तो समझ में आया। डीएनए में आप थोड़ा सा और देख लें, यहाँ पे जगह है। डीएनए क्या होता है? इसमें ये कोशिका होती है, ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये कोशिका होती है और ये न्यूक्लियस होता है। ठीक, न्यूक्लियस।
केंद्रक होता है, कोशिका और केंद्रक, सेल और केंद्रक। अब ये कैसा बना होता है? डीएनए, ये न्यूक्लियस बना होता है क्रोमोसोम से, ठीक है, न्यूक्लियस बना होता है क्रोमोसोम से, क्रोमोसोम, ठीक है, गुणसूत्रों से। अब क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है, क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए, ठीक है। गुणसूत्र में क्या पाए जाते हैं? डीएनए पाए जाते हैं, ठीक। तो ये संरचना कैसी है? ऐसी आप देख लेना इसमें, ठीक। इसके अंदर क्रोमोसोम कैसे होते हैं? कुछ इस टाइप के जुड़े होते हैं, ठीक है, एक्स के फॉर्म में जुड़े होते हैं। जब ये डीएनए होते हैं तो ये डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है, ये ऐसे कुछ आकार में जुड़े होते हैं, ऐसे आकार में, ठीक है, ऐसे आकार में, ठीक, ये ऐसे आकार में जुड़े होते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? वॉटसन एवं क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल, वॉटसन एवं क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है ना सभी को? चलो आगे देखते हैं इसमें आरएनए के बारे में। आरएनए क्या है? आरएनए एक ट्रांसक्रिप्शन है। आरएनए क्या है? ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ये मैसेंजर एक का कार्य करता है एक प्रकार से, ठीक। डीएनए से आरएनए का संश्लेषण, इस क्रिया, ठीक है, आरएनए में क्या होता है? डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। आरएनए में क्या होता है? डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ती है। आरएनए में क्या होता है? इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की एक न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है। इस प्रकार डीएनए आरएनए संकर का निर्माण करता है। संकर यानी जुड़ना, ठीक है। इस प्रकार डीएनए आरएनए का निर्माण करता है, ठीक है, आरएनए संकर का निर्माण करता है। इसे एन बेस थाइमिन के स्थान पर एरोसिल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर एरोसिल होता है। इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर एरोसिल होता है। कुछ समय बाद एरोसिन की समजात श्रृंखला अलग हो जाती है। कुछ समय बाद एरोसिन की समजात श्रृंखला अलग हो जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आरएनए क्या होते हैं? आरएनए भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले इसमें डीएनए में क्या होता है? क्षार पाया जाता है। क्षार कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। आरएनए क्या होते हैं? आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आरआरएनए, ठीक है, दूसरा होता है टीआरएनए और तीसरा होता है एमआरएनए, ठीक। आर मतलब होता है राइबोसोम आरएनए, ठीक, राइबोसोम आरएनए। टी मतलब ट्रांसमिशन आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, या अगला हो जाएगा एमआरएनए। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, मतलब मैसेंजर यानी मैसेज का आदान प्रदान करना, मैसेज का आदान प्रदान करना या संदेश को ले जाना, ठीक। हम देखेंगे आरआरएनए, राइबोसोम पर लगे होते हैं। यह क्या होते हैं? आरआरएनए यह राइबोसोम पर लगे होते हैं व प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। आरएनए का काम क्या है? यह राइबोसोम पर लगे होते हैं तथा प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर लाते हैं, ठीक है। यह पहले देखो, ये राइबोसोम हो गया, इस पर क्या होते हैं? कुछ आरआरएनए लगे होते हैं, ठीक है, राइबोसोम आरएनए लगे होते हैं। अब इस राइबोसोम आरएनए पर क्या होता है? अमीनो अम्लों को लाना किसका काम होता है? टीआरएनए का। टीआरएनए का काम किसका होता है? टीआरएनए का काम अमीनो अम्लों को आरएनए पर, राइबोसोम पर लाना किसका काम है? टीआरएनए का। अब टीआरएनए का काम है, अब लेकिन ये पता नहीं है उसे कि टीआरएनए को हमें कहाँ से लाना है, किससे लाना है, ठीक है, और क्या संदेश किसे ट्रांसफर करना है। तो एमआरएनए आता है, ठीक है, एमआरएनए आता है मतलब मैसेंजर आरएनए। यह केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश को ले जाता है, ठीक है। केंद्रक होता है, केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेशों को ले जाकर अमीनो अम्लों को बताता है कि हमें यह अमीनो अम्ल की जरूरत है, ठीक है। मतलब क्या है? मैसेंजर आरएनए क्या बताता है? एक मैसेज देता है कि हमें इस अमीनो अम्ल की जरूरत है। फिर ये अमीनो अम्ल किस में जुड़ता है? राइबोसोम में जुड़ता है, वो यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण हो जाता है। इतना तो समझ में आया है। ये तीनों क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैसेंजर आरएनए पहले मैसेज करेगा, टीआरएनए उस अमीनो अम्ल को ले जाकर कहाँ देगा? राइबोसोम पर देगा, और राइबोसोम क्या करेगा? उसका प्रोटीन में संश्लेषण करेगा, प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, ठीक है। राइबोसोम पर लगे होते हैं प्रोटीन का, वहां पे क्या करेगा? संश्लेषण कर देगा।
ठीक। और पहले बताया था हमने क्या, जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है और छोटी छोटी पुटिकाएं होती हैं, अगर कोई पुटिका फट जाती है तो क्या करता है, एक झिल्ली मेम्ब्रेन पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है, ठीक है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, वो क्या करती है, उसको बाहर कर देती है, उस पदार्थ को बाहर कर देती है। सेम पूरी संरचना क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक। अब इसमें क्या है, डीएनए तथा आरएनए में कुछ अंतर देखें, इंपोर्टेंट अंतर। इसमें क्या हो जाएगा, डीऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है। डीएनए में क्या पाया जाता है, डीऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है। और इसमें क्या होता है, आरएनए में, इसमें राइबो शर्करा पाई जाती है। डीऑक्सीराइबो शर्करा किसमें, डीएनए में पाई जाती है, और राइबो शर्करा आरएनए में पाई जाती है। अगला हो जाएगा इसमें बेस एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन तथा साइटोसिन। इसमें क्या होता है, बेस एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन होते हैं। इसमें बेस थाइमिन के स्थान पर, इसमें आरएनए में क्या होता है, बेस थाइमिन के स्थान पर एरोसेल होते हैं। बेस थाइमिन के स्थान पर एरोसेल होते हैं। यह केंद्रक में, डीएनए कहाँ पाया जाता है, यह केंद्रक में पाया जाता है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव में पाया जाता है। आरएनए किस में पाया जाता है, यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव में पाया जाता है। तो ये सारी जानकारी हमने बता दी आपको, केंद्रक क्या है, ठीक है। केंद्रक के बाद हमने क्या बताया था आपको, डीएनए क्या है, डीएनए के बाद क्या बताया था, आरएनए क्या है। डीएनए में क्या होता है, क्षार पाए जाते हैं, वह 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, ठीक है। यह 4 प्रकार के होते हैं। एडेनिन और एटी मतलब आयोडीन और थाइमिन मिलकर डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बनाते हैं। और साइटोसिन और गुआनिन मिलकर ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक। ये सारी जानकारी दे दी। अब आप क्या करें, इस वीडियो को देखें, पूरा देखें और दोस्तों के साथ में शेयर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।